We'll take 20 seconds. I'll give it. When you are ready, just give a key. So we are live on all platforms. You can start. Sir. Can you start? Yes, sir. We can start now. Okay, sir. You can start listening now. नमस्कार। मुझे वो दिन याद है 2014 से पहले और 14 के बाद भी कि प्रधानमंत्री जी देश की जनता को दिलासे देते रहे। और एक गाना है ना, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। वो सुहाने सफर के सपने दिखाते रहे और हंसी मौसम के भी सपने दिखाते रहे। और ये भी कहते रहे कि जब यूपीए सरकार थी और कुछ जगह पे चीन ने प्रयास किया हमारी जमीन पे कब्जा करने का, तो प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते थे कि हम उनको लाल आंख दिखाएं। तो मौसम हसी तो है नहीं, सुहाना सफर भी नहीं रहा। आज हम 2020 पे पहुंचे हैं और हमें डर है हम कि न खो जाएं कहीं। हमें डर कि हम खो ना जाएं कहीं, क्योंकि जो दृश्य हमारे सामने है वो बहुत ही गंभीर है। खास तौर पे जो स्थिति सरहद पे है, लद्दाख में है, वो बहुत गंभीर है। इंसान कभी कभार गलत बयानी कर जाता है, उसको फिर स्वीकार भी नहीं करता, स्पष्टीकरण भी नहीं देता। उसकी क्या वजह है, क्या वजह नहीं है, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, हमारी पार्टी कुछ नहीं कहेगी। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि गलत बयानी हो भी जाए तो वो पकड़ी भी जाती है। इंसान तो गलत कह सकता है, लेकिन कभी कभार तस्वीर गलत नहीं होती, इमेज गलत नहीं होती। तो उस इमेज के बारे में हम बात करेंगे। गार्डियन के न्यूज़पेपर ने आज 2 इमेजेस अपनी अखबार में छापी हुई हैं जो सैटेलाइट के द्वारा ली गई। पैंगसोंग सो लेक एरिया, वहां 2 तस्वीरें हैं। एक 22 मई की तस्वीर है और एक 23 जून की तस्वीर है। तो वो अपने आप में एक कहानी आपको दिखाती हैं कि किस तरह चीनियों ने हमारे मातृभूमि पे, हमारी जमीन पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हमारी तरफ उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको 22 मई की तस्वीर, सैटेलाइट इमेजरी जो गार्डियन में छपी, जो आज हमने सुबह देखी, वो आपको दिखाना चाहता हूं। यहां आप देखिए कि कोई इमारतें नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई बंकर नहीं है, कोई हेलीपैड नहीं है, कोई हेलीपैड टावर नहीं है। ये है 22 मई की तस्वीर। अब आ जाइए आप 23 जून की सैटेलाइट इमेज, और आपको साफ दिखता है कि किस तरह से चीनों ने वहां कब्जा कर रखा है और किस तरह से इमारतें बनी हुई हैं। अब जो हम 5 सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं और वो देश को बता दें, क्योंकि दोनों तस्वीरें अब आपके सामने हैं। दोबारा दिखा दीजिए, और जब मैं सवाल पूछूंगा तो तस्वीर वहां दिखनी चाहिए, दोनों तस्वीरें दिखनी चाहिए। और अंतर आप देख रहे हो, पहचान रहे हो, समझ रहे हो। तो पहला सवाल तो मेरा
हमारा प्रधानमंत्री जी से यह है कि क्या चीनियों ने हमारी जमीन पे फिंगर 4 रिज तक पैंगसोंग सो लेक एरिया में कब्जा कर रखा है या नहीं? Does the latest and the first actual picture of Chinese occupation of our territory up to Finger 4 Ridge in Pangong So Lake area depict the truth on the ground? क्या ये वास्तविकता नहीं है? आप इसके बारे में बताइए, देश की जनता को बताइए। क्या ये हिंदुस्तान की मातृभूमि नहीं है? इस बारे में देश की जनता को बताइए। क्या ये रेडार्स जो हैं, जो वहां दिख रहे हैं, क्या ये कंस्ट्रक्ट नहीं हुए? इस बारे में बताइए। क्या हेलीपैड वहां नहीं है, हेलीपैड टावर नहीं है? इसके बारे में बताइए। और बाकी जो बिल्डिंगें वहां बनी हुई हैं, इसके बारे में बताइए। और क्या ये घोर हमला नहीं है चीन का हमारी जमीन के ऊपर? और क्या कब्जा नहीं है हमारी जमीन के ऊपर? इस बारे में बताइए। You must, Mr. Prime Minister, tell the people of this country whether this particular image depicts the truth on the ground or not. Is this not Indian territory where there is construction of radars, helipad, and other structures that have been built by the Chinese in a brazen act of transgression and aggression? क्या ये वास्तविकता नहीं है प्रधानमंत्री जी? ये पहला सवाल है हमारा। दूसरा सवाल, क्या चीनियों ने हमारी जमीन पे, जो गढ़वाल वैली में है, जिसमें पेट्रोल पॉइंट 14, जहां हमारे 19 जवान और एक कर्नल शहीद हुए, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, क्या वो चीन के कब्जे पे नहीं है? क्या उन्होंने हॉट स्प्रिंग पे कब्जा नहीं कर सका? Have the Chinese occupied our territory in Galwan Valley, including Petrol Point 14, where our 20 Jawans and 19 Jawans and one colonel of 16 Bihar Regiment made the supreme sacrifice? Has China not occupied Indian territory in the hot springs? प्लीज प्रधानमंत्री जी, हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप वास्तविकता जो है, जो स्थिति है, जो जमीन पे स्थिति है, इस देश को बताइए। आंख दिखाने की तो बात, लाल आंख दिखाने की तो बाद में बात करेंगे, लेकिन वास्तविकता तो बताइए। तीसरा सवाल, हैज चाइना ऑक्यूपाइड our territory up to Y Junction, 18 kilometers inside the line of actual control, in the Depsang Plains, threatening India's strategic Daulat Beg Oldie airstrip, which is the lifeline for our military supplies to Siachen Glacier and Karakoram Pass? क्या चीनियों ने गलवान वैली, चीनियों ने वाई जंक्शन, जो 18 किलोमीटर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर हमारी जमीन पे है, देप्सांग प्लेन में, क्या उन्होंने वहां कब्जा नहीं कर रखा? और क्या इस कब्जे के द्वारा जो हमारा दौलत बेग ओल्डी पे जो एयर स्ट्रिप है, क्या उस पर खतरा नहीं है? क्योंकि उसी एयर स्ट्रिप के द्वारा हम अपने जवानों को, चाहे वो सियाचन ग्लेशियर में हो, चाहे वो काराकोरम पास पे हो, हम उनको सारी सप्लाईज उसी एयर स्ट्रिप से देते हैं। और अगर वाई जंक्शन पे चीनी फौजें बैठी हुई हैं, वो लगभग 20-25 किलोमीटर दूरी पे हैं, तो क्या इससे खतरा नहीं साफ जाहिर? ये मैंने पहले भी आपको दिखाया था। क्या उससे साफ खतरा नहीं जाहिर? क्योंकि उनकी आर्टिलरी फायर के द्वारा हमारी एयर स्ट्रिप को खतरा है, जहां हमारे C-130 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स अब पहुंच सकते हैं, ताकि हमारी
जवान जो हैं, जो सियाचिन में हैं, जो काराकोरम पास में हैं, वहां उनको सप्लाईज मिल सकती हैं। तो क्या सच नहीं है कि वाई जंक्शन पे उनका कब्जा है चीनियों का? ये तीसरा सवाल। चौथा सवाल, जब इंदिरा जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी, मुझे आज भी याद है कि 4 जुलाई 1971 में इंदिरा जी खुद गलवान वैली गई ताकि हमारे जवानों का मनोबल बढ़े, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए गई। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू भी अपने जवानों को मिलने के लिए नेफा में 1962 में गए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। लेकिन जब आपने अपने जवानों में को संबोधित किया अभी कल शुक्रवार को, तो आप 230 किलोमीटर दूर निमूले पे थे। 230 किलोमीटर दूर। कहां वो नजदीकियां नेहरू जी की, कहां वो नजदीकियां इंदिरा जी की, और कहां वो दूरियां आपकी? मैं इस पे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, केवल इतना ही कहूंगा कि ये दूरियां छोड़ दीजिए। देश की जनता को बता दीजिए कि असलियत क्या है, और अगर मनोबल बढ़ाना है तो नजदीकियां लानी पड़ेगी। पांचवा, isn't it correct that the local councillors of Ladakh, BJP councillors, submitted a memorandum to the Prime Minister of India in February 2020 about the capture of our lands by China? What action did the Prime Minister take? Had the Prime Minister acted, wouldn't we have been able to preempt the brazen Chinese transgressions? ये सही नहीं है कि वहां के जो लोकल काउंसलर हैं लद्दाख के, उनमें से बीजेपी के भी काउंसलर हैं, क्या उन्होंने एक याचिका, एक रिप्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री जी को फरवरी 2020 में दी थी, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि चीनी हमारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं और कब्जा कर चुके हैं? आपने उस रिप्रेजेंटेशन को लेते हुए क्या कदम उठाए? आपने क्या लाल आंख दिखाई उस समय? और अगर नहीं तो आप चुप क्यों रहे? आपने क्या इंस्ट्रक्शंस दी अपने फौजियों को कि क्या करना चाहिए? आपने कोई मीटिंग्स बुलाई? आपने इसके बारे में चर्चा की? ये फरवरी की बात है, आज तो हम जुलाई में बैठे हैं। और अगर आप उस समय ठोस कदम उठाते तो निश्चित रूप से हम अपनी जमीन की हिफाजत कर पाते। आपको ये बताना होगा इस देश को कि फरवरी से लेकर मई जून ने आपने क्या किया, क्योंकि मई की तस्वीर तो मैंने आपको दिखा दी। उस समय तो वहां कब्जा नहीं था चीनियों का। और असलियत तो ये है कि वहां के लोग, क्योंकि आपकी तो इंटेलिजेंस एजेंसीज भी हैं, और आप हम पे आरोप लगाते थे जब यूपीए की सरकार थी कि हमारा इंटेलिजेंस फेलियर रहा। तो मैं पूछना चाहता हूं, जब वहां आपके काउंसलर बैठे हुए हैं, वहां जो चारवाहा हैं वो कहते रहे कि हमारी जमीन पे हम चारा करने नहीं जा सकते, हमारी जो बकरियां हैं उनको हम नहीं ले जा सकते जहां हम पहले ले जा सकते थे। ये तो इंटेलिजेंस यूनिट को पता होगा हिंदुस्तान के। तो इस बारे में क्या असलियत थी, ये तो हमें बताइए।
क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज गार्डियन पेपर में भी अपना नाम देते हुए बताया है, और एक नामग्याल दुर्बुक हैं जो वहां 45 साल से वहीं पे हैं, उन्होंने कहा कि अगर कोई कहता है कि हिंदुस्तान की कोई जमीन पे कब्जा नहीं हुआ तो वो गलत है। सोनम वांगचुक हैं जो वहां के एक इंजीनियर हैं, वो कहते हैं कि जो चारवाहा हैं वो अपनी जो बकरियों का चारा नहीं करा सकते, और वहां के इनके अपने काउंसलर हैं उर्गेन चोदन जो बीजेपी के काउंसलर हैं, वो कोया की वो गांव से के रहने वाले हैं। वो खुद कहते हैं कि उन्होंने चीनियों ने हमारे जमीन पे कब्जा किया हुआ है, वहां मशीनरी उन्होंने लगा दी है और अपने अर्थ मूवर्स ले आए हैं और अपने बाकी भी जो इक्विपमेंट है वो भी ले आए हैं। ये तो उनके अपने काउंसलर कहते हैं आज के दिन। और एक ताशी चपाल जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, वो खुद कहता है कि मैं जब पोस्टिंग मेरी यहाँ हुई थी तो हम खुद घोड़ों पे गलवान वैली में जाते थे और किसी का कोई चीन का कब्जा नहीं था। तो ये तो स्थिति है। और आपने ऑल पार्टी में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कोई चीन हमारे जमीन पे नहीं आया, ना आया था, ना आया है, ना आज वहां है, ना किसी पोस्ट पे किसी का कब्जा है, और ना आपने आज तक चीनियों को आंख दिखाई, लाल आंख दिखाई। तो अपना राजधर्म जो है ना, वो तो प्रधानमंत्री जी, वक्त आ गया है कि अपना राजधर्म निभाइए और हमारी जमीन की रक्षा कीजिए। और सबसे पहले जो असलियत है वो देश की जनता को स्पष्ट रूप से बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं सवाल लूंगा पहले। संजीव चोपड़ा जी फ्रॉम पीटीआई। Thank you, Pranav ji. Morning, Sibal Saab. Morning. How are you, sir? Thank you. I just wanted to know, you made a reference about the Prime Minister's visit yesterday. Yes. He was 260 kilometers away. 230 kilometers. 30 kilometers away from the real line of control. Would the Prime Minister said yesterday that the era of expansionism, with reference to China, that the era of expansionism is over, and that this is not 1962 and this is 2020. And China has also responded saying that any side should not state any inflammatory or anything that could flare up the situation at the border, because the de-escalation process and the talks are going on. So what do you have to say on the Prime Minister's remarks yesterday? Well, quite frankly, and I thought that this question might come up about 1962, because every time we raise these issues, the present government and their leaders ask us about 1962. Well, let me tell you something about 1962 that the people of this country don't know. What was Pandit Nehru's position to Chu Enlai in 1962? In fact, I prepared a little statement. Can you put it up on the screen, please? I want to just tell you about some facts that perhaps people of India don't know. Ji. Because people don't even know the origin of the line of actual control. How did this term come about? While they'll put that on the screen, let me just tell you something, that the term line of actual control was coined by the Chinese premier, Zhou Enlai, in 1956. Mm-hmm. And then he repeated it in 1959, before the 1962 war, when of course China invaded India. At that time, Zhou Enlai sent a letter to Pandit Nehru
asking India to accept the 1959 Chinese claim and said that China was willing to withdraw 20 kilometers from this claim. This is a letter from Chou En-lai to Pandit Nehru. What did Pandit Nehru in response say? What did he say upon the proposal? He said that this proposal is nothing short of Victor's diktat. Nehruji said, there is no sense, and I quote, there is no sense or meaning in the Chinese offer to withdraw 20 kilometers from what they call the line of actual control. What is this line of control? Is this the line they have created by aggression since the beginning of September? That's what Nehruji said. And the Prime Minister doesn't even talk about Chinese aggression and occupation of our territory. That's the difference between 1962, when we were not a nuclear power, when we didn't have a modern army, when we didn't have the wherewithal of our fighter planes, of our naval defense services. We are today a modern nation with a modern warfare machinery. We're a nuclear power. That was 12 years after we gained independence. And what were we trying to do? We were trying to redistribute land, abolish the zamindari system so that our poor people could get land. So our focus was economic development. तो उस समय जब ये बात उठी और 1962 में जब चीन ने हमला करके हमारे साथ तो जंग की, ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो बात है वो सबसे पहले प्रीमियर चू एन-लाई ने कहा था कि भाई एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये हमने कभी इस बारे में बात नहीं की। 1956 में चू एन-लाई ने कहा और फिर 1959 में 1959 में चू एन-लाई ने दोबारा इसके बारे में बात की। और जब 1972 में उन्होंने हमारी जमीन पे कब्जा किया तो उन्होंने नेहरू जी को चिट्ठी लिखी। आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट पुटिंग इट अप ऑन द स्क्रीन। नेहरू जी को चिट्ठी लिखी और उसमें यह कहा कि आप ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मान लीजिए और हम इतना कह सकते हैं कि हम इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 20 किलोमीटर पीछे हट जाएंगे और ये बात हमारी आप मान लीजिए। तो नेहरू जी ने कहा मैं बात नहीं मानता। ये क्या मतलब हुआ कंट्रोल का? हम नहीं मानते आपकी बात। ये तो आपने हमारे ऊपर हमला करके ये हमारे ऊपर थोपा। फिर नेहरू जी ने एक और बात कही, and I will read it to you, and this is in quotes, a letter by Nehru. What did he say? Not letter, I think a statement by Nehru ji. The demand for India to accept the Chinese 1959 line is a demand to which India will never submit, whatever the consequences and however long and hard the struggle may be. Paradoxically, the Chinese in 1959 line clearly depicted the entire Galwan Valley in India. It was only on June 16, 2020, the day after the fatal clashes, that China formally laid claim for the first time ever to the entire Galwan Valley. तो नेहरू जी ने उस समय एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि हम कभी ये नहीं मानेंगे कि 1959 की जो लाइन है, जो लाइन चीन कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, हम उसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे और कभी सबमिट नहीं करेंगे। जितनी देर भी हमें चाहे कितने साल भी लग जाएं, ये बात हम कभी नहीं मान सकते। हम संघर्ष करते रहेंगे। वो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 1959 की है, उसमें गलवान वैली हिंदुस्तान में दिखाया गया।
और 16 जून 2020 के बाद अगले दिन वो गलवान वैली चीनी कहते हैं हमारे कब्जे में है, उसमें हमारा हक है, ये चीन आज कहता है, जो 1959 में उन्होंने कभी नहीं कहा। ये थे पंडित नेहरू 1962 के, ये है प्रधानमंत्री आज के, जो बात करने को तैयार नहीं, जो आंख दिखाने को तैयार नहीं, जो एक पब्लिक स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं कि हम कब्जा कभी नहीं मानेंगे, चाहे हमें कितने वर्ष संघर्ष क्यों ना करना पड़े। हम चीन का गलवान वैली में कंट्रोल नहीं मानेंगे, हम वाई जंक्शन कंट्रोल नहीं मानेंगे, हम पैंगोंग सो लेक का जो उनका जो कब्जा है नहीं मानेंगे, फिंगर 4 और 8 का कब्जा नहीं मानेंगे। प्रधानमंत्री जी कहिए, देश को कहिए, ताकि चीन को आपका बयान पहुंच जाए, सारे विश्व में पता लगना चाहिए कि हिंदुस्तान की जनता हमारे प्रधानमंत्री के साथ खड़ी हुई है, हमारे जवानों के साथ खड़ी हुई है। आप झिझकाइए मत, हम आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि आप ऐसा बयान दो ताकि सारे देश का मनोबल, सेना का मनोबल बढ़े और विश्व में यह संदेश चले जाए कि चीनियों का कब्जा हम कभी नहीं मानेंगे। धन्यवाद सर। संजय मिश्रा, दैनिक जागरण से। संजय जी अनम्यूट करिए। संजय जी आवाज जा रही है आपको? हाँ जी जी, नमस्कार सिब्बल साहब। नमस्कार। सिब्बल साहब, ये जो प्रधानमंत्री ने कल कहा कि जो ये जो दौर है वो विस्तारवाद का नहीं है, विकासवाद का है। अब ये चाइना की तरफ इशारा था, पर अभी तक ये एक सवाल उठ रहा है कि भारत का जो शीर्ष नेतृत्व है वो चीन के ऊपर, चीन को डायरेक्ट नेम क्यों नहीं ले रहा? उनको क्या हिचक है? अगर आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पर क्या दिक्कत है भारत के शिखर नेतृत्व को चीन का नाम लेने में? नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हमारे प्रधानमंत्री जी इशारों में बात क्यों कर रहे हैं, इशारों में बात क्यों कर रहे हैं? सारे विश्व को मालूम है कि चीन का रवैया क्या रहा है, हमें भी मालूम होना चाहिए था। साउथ चाइना सी में वो क्या कर रहे हैं सभी को मालूम है। नेपाल में किस तरह से वहां अपना जो इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं हमें इस बात का मालूम है। पड़ोसी देशों में कैसे इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं हमें इस बात का मालूम है। अफ्रीका में कैसे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं हमें इस बात का मालूम है। कैसे उन्होंने अपने मन में ये तय कर रखा है कि अरुणाचल उनका है, इस बात का हमें मालूम है। कैसे वो तवांग में बैठना चाहते हैं इस बात का हमें मालूम है। कैसे वो अपना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं सियाचिन के द्वारा, ये बात हमें मालूम है। तो ये तो हमें मालूम है, तो प्रधानमंत्री जी को मालूम है, 2014 में भी मालूम था। तो 6 साल प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे जब ये सब मालूम था? हमारी सदर पे खतरा था, जब हमें मालूम था कि ऐसा चीन करेगा, जब वहां हमारे चारवाहा बता रहे थे, जब इनके काउंसलर चिट्ठी लिख रहे थे, 20 फरवरी को इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया, तो प्रधानमंत्री जी आज आप इशारों में बात क्यों नहीं करते, क्यों कर रहे हो? आप वास्तविकता बताइए ना, साफ बताइए हमारे देश को और चीन को बता दीजिए, चीन को बता दीजिए कि हम ये नहीं मानेंगे। धन्यवाद सर। साथियों से आग्रह है अपना माइक म्यूट रखें। अगला सवाल सिद्धार्थ ANI से। सर नमस्कार। म्यूट कर लीजिए। जी सिद्धार्थ। सर मेरा सवाल ये है कि आप लगातार सरकार पे कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है, प्रधानमंत्री से सफाई मांग रही है, लेकिन बीजेपी, अगर बीजेपी की बात करें तो वो जो है
साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी के बयान हैं वो ऑक्सीजन देते हैं देश के दुश्मनों को, और कांग्रेस पार्टी जो है वो एक परिवार का घोंसला बन के रह गई। निजी जो है बाकायदा निजी जो आरोप लगाए गए हैं और निजी टिप्पणियां तक कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पे मुख्तार अब्बास नकवी ने कही है। कहा कि घोंसला बन के रह गया है ये पप्पू का, और एक परिवार का चोचला बन के रह गया है। संजीव जी आप सवाल पूछ रहे हैं? सर मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। सिद्धार्थ जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा भाजपा से पूछ लीजिए, प्रधानमंत्री जी से भी पूछ लीजिए, ये बयानबाजी तो तब हुई ना जब उन्होंने कब्जा कर लिया। उससे पहले तो हम कोई बयानबाजी नहीं कर रहे थे। तो ये ऑप्शन कैसे मिली चीन को? हमने तो कोई बयानबाजी की नहीं। ये ऑप्शन क्यों मिली? क्योंकि आपने सरहद की हिफाजत नहीं की। हमारी बयानबाजी से कोई ऑप्शन नहीं मिली उनको, और आज भी कोई ऑप्शन नहीं है। ये तो आपकी वजह से, आपके चुप होने की वजह से, आपकी निगरानी नहीं करने की वजह से चीन को ऑप्शन मिली है। तो ऑक्सीजन आप गलत बयानी कर रहे हो। आप देश को, आपका कर्तव्य है, आपने संविधान की शपथ ले रखी है, आपका कर्तव्य है कि आप देश को बताएं कि चीन कहां पे बैठा है, ताकि सारे देश को पता चले और सारा देश आपके साथ खड़े हो जाए, सारी सेना आपके साथ खड़ी हो जाए, और हम सारे देश का मनोबल बढ़े। और ये बता दीजिए आप चीन को कि हम ये बात कभी नहीं मानेंगे, आपका कब्जा कभी नहीं हम इसको स्वीकार करेंगे। थैंक यू। प्रीति भारद्वाज, सहारा टीवी से। नमस्कार सर। नमस्कार। कल प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से लद्दाख में जाकर के एक लंबा चौड़ा जो है संबोधन किया हमारे सैनिकों के बीच में, इस दरमियान उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर का एक कोट यूज करते हुए कहा था कि मैं आपका जय घोष करने आया हूं। प्रधानमंत्री इससे पहले मन की बात से लेकर के बाकी तमाम जितने भी प्लेटफॉर्म्स है उसका इस्तेमाल करते रहे हैं अपनी बातचीत को करने के लिए। सेना का अगर जय घोष करना था तो खैर ये प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल किया जा सकता था। कल अचानक से लद्दाख जाना और इतना लंबा चौड़ा जो उन्होंने एक जितनी भी बातें की वो ठीक है, सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए काफी है, लेकिन क्या अब हम ये मान ले कि ये सब चीजें होने के बाद अब जो चीन का ये प्रकरण चल रहा है ये खत्म हो जाएगा, इसमें कुछ नया नहीं होगा, या भारत सरकार अब इसके बाद चुप्पी साध लेगी क्योंकि प्रधानमंत्री तो वहां चले गए और इसके बाद कुछ नया होता दिख नहीं रहा है? आपको लगता है, उम्मीद है कि इसके बाद यहाँ पर अब और कुछ काम किया? ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने यहाँ तो फुल स्टॉप लगा दिया लद्दाख जाकर के। नहीं, देखिए यहाँ देखिए इसका थोड़ा सा इस बात पे गौर कीजिए कि पिछली एक महीने में आई थिंक पहले जून 6 को लेकर, फिर उसके बाद जून 22 को और अभी जून 26 या 27 को कमांडर्स की मीटिंग हुई, और खबरें ये आ रही हैं कि डिसएंगेजमेंट की बात चल रही है। अब हो क्या रहा है कि एक तरफ तो चीन डिसएंगेजमेंट की बात करता है और दूसरी तरफ जो जहां पे वो बैठे हुए हैं वहां पे अपने वो इमारतें बना रहे हैं। तो चीन का तो हमेशा ये रवैया रहा है कि बात इसको लंबी रखो, बात करते जाओ, और इस बीच जहां पे आपने कब्जा कर रखा है वहां और मजबूती से बैठ जाओ, ताकि उसके बाद डिसएंगेजमेंट की बातें नहीं खत्म हो। जितनी आप देरी करोगे, जितना आप इशारों से बोलोगे, उतना ही आपका नुकसान होगा। आप बता दीजिए, विश्व में देश को संबोधित करके बता दीजिए कि ये बात हम चीन का कब्जा कभी नहीं मानेंगे। और ये जो डिसएंगेजमेंट की बात है, कि आप ये भी कहिए कि आप एक तरफ तो डिसएंगेजमेंट की बात करते हो, दूसरी तरफ आप ये काम कर रहे हो जो मैंने आपको आज इस इमेजेस से बताया। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी को अपना रवैया थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। सर, तो क्या हम ये मान लें कि फिर एलएसी जिस चीज को लेकर के जिक्र किया गया, यानी जितना जिसने कब्जा कर लिया उसका हो गया?
हम कभी नहीं मान सकते, देश कभी नहीं मान सकता, कांग्रेस पार्टी, सारा देश, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी नहीं मान सकती, और ये कहना होगा। भाजपा भी नहीं मान सकती। देश का सवाल है, पॉलिटिक्स का सवाल नहीं है। सॉरी, हाँ, राकेश कपूर जी। राकेश जी, संजीव जी, आप भी सवाल पूछना चाहते हैं? जी सिब्बल साहब। जी हाँ, राकेश जी कैसे हैं आप? जी आपकी इनायत है, बहुत बहुत इनायत, थैंक यू। मेरा सवाल ये है कि जो आपने अभी जो तथ्य रखे हैं, अगर इनको हम गंभीरता के साथ लें तो क्या आप ये डिमांड कर रहे हैं कि भारत और चीन की जो LAC पर जो विवाद लगा हुआ है उस पर सरकार और सारे सरकार के रुख को देखते हुए सरकार उस पर श्वेत पत्र लाए? आई मीन, डू यू वांट दैट द गवर्नमेंट शुड a white paper on this issue? See, the question of white paper arises later. श्वेत पत्र की बात बाद में होगी, सबसे पहले वास्तविकता की बात हो, उसके बाद आगे क्या होगा वो बात हम अलग करेंगे। वो पहले वास्तविकता तो बताएं। चूंकि वास्तविकता जो है वो अंधेरे में खो रही है, मेरा सवाल इस वजह से। तो वो सफेद भी अंधेरे में खो जाएगा, श्वेत पत्र भी अंधेरे में खो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। संजीव त्रिवेदी जी। सिब्बल साहब, जब आप भारत की बात करते हैं और आप देखते हैं कि गलवान वैली और डेप्सांग और पेगोंगसो के इलाके में वो चढ़ाए हैं, तो वही संदर्भ ये भी है कि दुनिया के कई देश हैं जिनके साथ चीन ने फ्रंट खोल रखे हैं, चाहे वो साउथ चाइना सी की बात आपने कही है, चाहे वो आपने देखा होगा वियतनाम, चाहे वो फिलीपींस, और इसके अलावा जापान के साथ सेनकाकू आइलैंड्स को लेकर के यहाँ तक कि ट्रेड वॉर भी चल रहा है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ। आपको लगता नहीं है कि ये सारे देश जो हैं किसी नीति को फॉलो कर रहे हैं, कोई सीधे जाकर हमला नहीं बोल रहा है, और भारत के साथ भी उन बातों को अगर हम संदर्भ में रखकर देखें तो एक पॉलिसी की तरफ शायद वो इशारा करती हैं इन देशों की? क्या आपको क्यों ऐसा लगता है कि हमने सरेंडर कर दिया है और हमारी जमीन ले ली गई है और हम कुछ सोच नहीं रहे हैं? ये जो एलिगेशन आपके सवालों में है। सरेंडर की बात नहीं है। देखिए, ऐसा है, जो आपने बातें कही ना वो बिल्कुल सही है। इसी वजह से हमें निगरानी रखनी चाहिए थी हमारे बॉर्डर पे, खासतौर पे लद्दाख और बाकी जगह पे। ये एक संकेत देता है कि चीन का रवैया कई देशों के प्रति अलग हो चुका है, एक नए दौर के साथ चीन आके बढ़ रहा है। ये तो हमें सब मालूम है, कितने वर्षों से मालूम है। तो जो हमारी सरकार यहाँ बैठी हुई है, प्रधानमंत्री जी को ये मालूम होना चाहिए था कि इसकी वजह से, चीन के रवैये के बदलने की वजह से हमारे सरहद पर खतरा हो सकता है, खास तौर पे लद्दाख के एरिया में, क्योंकि वहां तो हमारा बड़ा स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस है ना। तो उस स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस की वजह से हमें वहां अगर खतरा होगा तो क्या हमारा होगा। इसीलिए जो दौलतबाग ओल्डी का एयर स्ट्रिप है वो तो सबसे स्ट्रेटेजिक है। तो इन बातों को सामने रखते हुए हमें कुछ पहले कदम उठाने चाहिए थे चीन का रवैया देखते हुए। ये बात उठती है, इसका कोई जवाब नहीं। पर वो तो ऐसा हुआ कुछ नहीं, और आज जो स्थिति है, अब ऐसे में कांग्रेस क्या सलाह देती है सरकार को? कांग्रेस को पहले तो वास्तविकता बदले। देखिए, सरकार में हम तो नहीं है ना। सरकार में हम होते तो हम कहते क्या करना है क्या नहीं करना। ये तो मिलिट्री स्ट्रैटेजी की बात है, ये तो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की बात है। लेकिन सबसे पहले वास्तविकता जो है वो तो बतानी चाहिए ना, देश को संबोधित करके। जी, थैंक यू। अगला सवाल रमन झा जी। मैंने क्वेश्चन सर, मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूं सिब्बल साहब। एक तो कल जैसे ही प्राइम मिनिस्टर
की स्पीच हुई लेह लद्दाख में, तो उसके बाद पार्टी की तरफ से या कई लोगों ने ये सवाल पूछा कि चीन का नाम क्यों नहीं लिया। तो बीजेपी के नेताओं का ये कहना था कि पूरी दुनिया को पता चल गया कि नरेंद्र मोदी ने किसके बारे में बात कही। क्या उन्होंने सीरिया के लिए बात कही, क्या उन्होंने श्रीलंका के लिए बात कही? तो फिर बार बार ये पूछना कि उन्होंने चीन का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये शब्द में इतनी ताकत होती है कि मैं बिना आपका नाम लिए ही आपको अपनी बात समझा सकता हूँ। ये बीजेपी की दलील है, ये जानना चाहता हूँ। हाँ, देखिए, दो बातें मैं मैं इसका उत्तर दो तरीके से दूंगा कि जब 1962 में चीन ने हमला किया और युद्ध हुआ, तो क्या नेहरू ने चीन का नाम नहीं लिया था? लिया था ना। तो प्रधानमंत्री जी क्यों झिझक रहे हैं? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री जी ने तो चीन की बात ही कर दी ऑल पार्टी को संबोधित करते हुए, तो उनका कोई कब्जा ही नहीं। तो वो भी क्या इशारे में किया था? क्या संदेश देना चाहते थे वो चीन को? जब उन्होंने संबोधित किया और कहा कि उनका कोई कब्जा नहीं है, न था, न है, ना कोई इंडियन पोस्ट पे कब्जा है, तो कौन सा इशारा करना चाहते थे वो? मुझे तो समझ नहीं आई। अरे भाई, चीन तो हमलावर है। ये कहना कि उन्होंने हमला ही नहीं किया, हमारी जमीन पे कब्जा ही नहीं किया, इसके पीछे मन की बात क्या थी ये मैं नहीं जानता। मैं तो दिल की बात करता हूं। उसके पीछे मन की क्या बात थी ये प्रधानमंत्री जी बता दें। और झिझक क्या है ये बताने में कि चीन ने कब्जा कर रखा है, जब वो कल गए थे? झिझक किसका कि अगर कह देते तो क्या हो जाता? अब ना वो लाल आंख दिखाते हैं, ना वो चीन का नाम लेते हैं, ना वो सही तरीके से निगरानी हुई, और आरोप हम पे लगाते हैं कि हमारी वजह से। अरे भैया, हमने तो कोई बयानबाजी नहीं की थी। वो तो जब कब्जा हो चुका तो हमने सवाल पूछने शुरू किए, क्योंकि आपने कहा कि कब्जा हुआ ही नहीं। एक और सवाल सर कि कल जैसे ही नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे तो सभी मीडिया पे उसकी तस्वीर दिखाना लाजमी इसलिए था कि देश के प्रधानमंत्री जवानों से मिलने पहुंचे। हालांकि बाद में ये बात पता चली कि जिस जगह पे घटना हुई थी वो करीब 150-200 किलोमीटर आगे है, और यहाँ पे जो घायल सैनिक हैं उनसे प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। लेकिन उसके बाद कई तस्वीरें पुराने प्रधानमंत्रियों की आई, जवाहरलाल नेहरू की आई, लाल बहादुर शास्त्री की आई, इंदिरा गांधी की आई, और उन्होंने भी मुलाकात की थी। तो ऐसा नहीं लग रहा था कि नरेंद्र मोदी ने कोई नया काम किया। हाँ, एक काम जरूर दिख रहा था कि जब वो घायल जवानों से मुलाकात कर रहे थे तो उस वक्त जो है टीवी हर एक जगह पे लगा हुआ था, कॉर्डलेस माइक उनके हाथ में था। मतलब ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए पूरे देश को संदेश देना चाहते हैं। ये संदेश चीन तक पहुंच पाएगा क्या? देखिए, चीन तक पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जब व्यक्ति जनता से दूर हो जाता है ना, तो होता तो दूर है, लेकिन आज की तकनीकी की वजह से नजदीकियां दिखाता है। कि पिछले साल में यही राजनीति रही कि हो तो आप दूर, लेकिन दिखाना चाहते हो कि हो आप नजदीक। ये भी अपने आप में एक सवाल उठता है जिसका जवाब प्रधानमंत्री जी की मन की बात से शायद हमें मिल जाए। थैंक यू। बिलाल, सर, सभी सवाल तो पूछे जा चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने जब विजिट किया और उसके बाद सोशल मीडिया पर कल से ही बहुत सारी पिक्चरें ट्रेंड कर रही हैं कि जहां उन्होंने घायल सैनिकों को संबोधित किया हॉस्पिटल्स में, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं कि जिन घायल सैनिकों को घायल बताया जा रहा है वो कहीं से घायल ही नहीं है, ना उनके कहीं चोटें लगी हुई है, ना उनके पास कोई किसी तरह की कोई इमरजेंसी किट है। तो क्या लगता है कि ऐसी स्थिति को भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है मार्केटिंग के माध्यम से? उस पर क्या टेक है आपका? देखिए, पिछले 6 साल में हो क्या रहा है? केवल मार्केटिंग ही तो हो रही है।
आप हमारे देश की स्थिति आज देख लीजिए, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे किसानों की स्थिति हो, चाहे एमएसएमई सेक्टर की स्थिति हो, चाहे हमारे रुपये की स्थिति, रुपये की स्थिति हो, चाहे हमारे सरहद की स्थिति हो। वास्तविकता कुछ और है और जो दिखाया जा रहा है वो कुछ और है। तो ये तो इनका जो, और इनको मैं दाद देता हूं, ये तो इनका स्ट्रांग पॉइंट है कि किस तरह से ये असलियत को छुपाते हैं, मतलब के सपने दिखाते हैं और असलियत को छुपाते हैं। ये वास्तविकता है और ये इनकी पॉलिटिक्स है। थैंक यू सर। द लास्ट क्वेश्चन संदीप सोनकर वर्तमान से। सिब्बल जी नमस्कार। मैं संदीप बोल रहा हूँ वर्तमान न्यूज़पेपर से। आप जो दुनिया की बात कर रहे थे वो है कि इल्यूशन इज नॉट द सोल्यूशन। तो मेरा जो क्वेश्चन है सीधा सीधा, जो कांग्रेस एक्चुअली क्या चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर सिर्फ चेतावनी दे चीन को, या प्रतिशोध ले, मतलब अटैक चाहिए, या सिर्फ पीएम ये माने कि चीन हमारा जमीन दखल कर लिया जैसे कि सैटेलाइट इमेज दिखा रहे हैं? नहीं, देखिए हम क्या प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, कैसे वो वापस लेना चाहिए, ये एक अलग बात है, ये स्ट्रैटेजी की बात है, ये हम तय नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठी हुई है, ये हम कैसे तय करें और ना हम किसी को ऐसी सलाह दे सकते हैं, क्योंकि हम सत्ता पक्ष में नहीं है। लेकिन इतना जरूर तो कह सकते हैं ना कि जनता को ये तो बता दो कि असलियत क्या है, और चीन का नाम तो ले दो। आप डरते क्यों हो? डरने की कोई बात ही नहीं है। देश आपके साथ खड़ा हुआ है, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। देश की सुरक्षा के लिए हम कुछ भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, सारी फौज कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और हमें मालूम है कि फौज हमारी आज के दिन कमजोर नहीं है। हमारी डिफेंस सर्विसेज का मनोबल कम नहीं हुआ। हाँ, वो तैयार हैं। अब हम की कह सकते हैं कि भाई किस तरीके से क्या करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य नहीं है, ये सरकार का कर्तव्य है। लेकिन सरकार का एक और भी कर्तव्य है कि वास्तविकता बतानी चाहिए। इल्यूजन और डिल्यूजन के आधार पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर आप आज सरकार में होते तो क्या स्टेप लेते? अगर आज सरकार में होते तो फिर हम बताते कि क्या स्टेप लेते। थैंक यू सर। ऑन दैट नोट कि इल्यूजन और डिल्यूजन पे राजनीति नहीं होती और सरकार जो है उसको एहतियात बरतना चाहिए। चीन के बदलते रवैये के बारे में आपने बात की कि सरकार को एहतियात रखनी चाहिए थी, और आपने नक्शे में दिखाया और स्टेटमेंट में दिखाया कि कैसे 1959 में जो गलवान घाटी है वो हिंदुस्तान का अभिन्न अंग था। आज सारे नक्शे समेत भाजपा पार्षद के बयान ये बता रहे हैं कि हमारी भूमि पर अतिक्रमण हुआ है, और इस समय जो राजधर्म है प्रधानमंत्री का वो ये है कि वो चीन की आंख में आंख डालकर और ये उनको बता दे कि भारत किसी भी कीमत पर अपनी 1 इंच जमीन अपने से अलग होने देने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए जो लड़ाई आवश्यक होगी वो हम लड़ेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से बताया। मेरे ख्याल से इसके बाद कोई सवाल नहीं रह जाता, और हमें उम्मीद है कि भाजपा की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया